दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बातें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि नड्डा साहब के कार्यकाल को बीते वर्ष हो गए, रिपीट हुआ, उसको भी बीते वर्ष हो गए। चर्चाएं जो गर्म पर है कि नड्डा साहब शीर्ष के नेतृत्व के जो दो नेता है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, को हमेशा सूट करते रहे। लेकिन अब चूंकि बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी 2022 के चुनाव के बाद 2024 को चुनाव परिणाम आने के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक करारी हार मिली 2024 को लोकसभा चुनाव में 73, 66 और फिर 34 या 35 सीटें। उसके बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला जा सका। यह कहा गया कि संगठन के जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कमेटी के गठन हो जाए, उसके बाद बदलेंगे। तो ये कहानी है यूपी के बीजेपी के नए अध्यक्ष। सवाल सिर्फ एक नहीं, कई हैं। कौन होगा वो चेहरा जो 2024 के झटके के बाद संगठन में नई जान फूके? वो चेहरा दिल्ली की पसंद होगा या लखनऊ की योगी आदित्यनाथ की चॉइस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक नियुक्ति से बीजेपी के भीतर चल रही दिल्ली बनाम लखनऊ की जो कथित खींचतान है, उसमें विराम आएगा या किसी नए अध्याय की शुरुआत होने वाली? चलिए, उत्तर प्रदेश की सियासत एक सबसे बड़े सस्पेंस को दर परत खोलने का प्रयास करते हैं। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी अभी खाली नहीं हुई है, लेकिन लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हवा की जो गर्मी हो, तेज भी है और सर्द में गर्म भी है। बदलाव तय है। इस बदलाव की नींव पिछले कुछ महीनों में रख दी गई, जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लगभग 70 जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की। रात में इसे संगठन की सर्जरी कहते हैं। जब आप संगठन की सबसे निचली और मजबूत इकाई को बदलते हैं, तो यह साफ संकेत होता है कि अब शीर्ष में भी बदलाव होना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बदलाव क्यों हो रहा है? तो जवाब आपको मिलेगा कि साहब, ये हमारी संवैधानिक और पारंपरिक प्रक्रिया जिसका हम निर्वहन करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उस अन्य पार्टियों के तरीके से बाप बेटे, भाई भतीजा, बेटी दामाद की पार्टी नहीं कि यहां पर परिवार के ही लोग उन पदों पर रहेंगे। शीर्ष का नेतृत्व हो, इतिहास गवाह है, डॉक्टर जोशी, अटल अडवाणी या जितने भी अध्यक्ष हैं वो पारिवारिक रूप से, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी, लंबे समय तक सबका कार्यकाल रहा। लेकिन जब झटके की बात मैंने कही, लोकसभा में 80 में से अगर 33 सीटें, ये आंकड़े सिर्फ हार जीत के नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थी कि जमीन पर कुछ तो है। जो 14, 17, 19 और 22 के अनुमान के हिसाब से 24 नहीं आया, 27 की गिनती शुरू हो गई है। या ये कहिए कि जैसे महीने कम हो रहे हैं, 27 नजदीक आ रहा। 27 मतलब 27 का विधानसभा चुनाव। और ये तय है कि बनारस से चुने जाने वाले सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो दिल्ली का रास्ता है उत्तर प्रदेश के बिना नहीं पूरा होगा। 273 नहीं पूरा हुआ, 240 पे आकर रुके। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश की मजबूत हार रही। लगातार बैठकों को दौर चल रहा, संगठन की बैठक, सरकार की बैठक, दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की अगुवाई में मंथन तो चल ही रहा है। लेकिन असली कहानी इन बैठकों की तस्वीरों में नहीं, बल्कि खामोशी में है, जहां उत्तर प्रदेश का अगला सेनापति चुना जाना है। यूपी का अगला बीजेपी अध्यक्ष सिर्फ एक पद नहीं, वो 2027 की विधानसभा चुनाव का पावर ग्रिड, और इसी पावर ग्रिड के बाद वो क्या एनर्जी, क्या मजबूती, क्या समीकरण बना के जाएंगे जो 29 की जीत 240 करे बल्कि 300 की पार हो। गणित को समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उच्च वर्ग के समुदाय से आते हैं, जो कि सामान्य वर्ग है, मजबूत स्तंभ है। 2 मुख्यमंत्री में से एक केशव प्रसाद ओबीसी वर्ग के हैं, ब्रजेश पाठक ब्राह्मण हैं। यानी सत्ता के शीर्ष में देखा जाए तो क्षत्रिय, ब्राह्मण और ओबीसी तीनों का बैलेंस बैठाया हुआ है। ऐसे में 2024 के नतीजों के बाद एक सवाल गूंज रहा है, क्या बीजेपी का संगठन की कमान ओबीसी या किसी दलित चेहरे को सौंप दी जाएगी? कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य जो प्रतिद्वंदी है, वो लगातार प्रदेश में नहीं पूरे देश में पीडीए की चर्चा, संविधान की चर्चा लगातार हो रही है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नारे ने बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को बनाने, बिगाड़ने, और आपने भी देखा होगा, चाहे वो बिहार का चुनाव है या बगल में ही पड़ोसी राज्य, जीत होती है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया जाता है किसको, आप अच्छे से जानते हैं। मुस्लिम यादव से आगे बढ़कर गए यादव ओबीसी और दलितों के हिस्से तक पहुंच गया। बीजेपी जानती है कि 2027 में इसी पीडीओ को चुनौती देने के लिए हमारा अध्यक्ष जाति समीकरण,
सांगठनिक समीकरण, अनुभव के आधार पर सबको ले चलने वाला हो और एक बड़ा चेहरा हो। 2027 तक किला जिस अभिमन्यु या जिस अर्जुन के जरिए उन्हें भेजना है या तोड़ना है, वो चेहरा कौन हो सकता है? दावेदार की लिस्ट में ब्राह्मण, ओबीसी, दलित तीनों खेमों में बड़े नेता अब लगातार दिल्ली के चक्कर विगत 2 वर्षों से काट रहे हैं। इस सिर्फ नामों की सूची नहीं, बीजेपी की 2027 वाली रणनीति का ब्लूप्रिंट है। अगर आप उत्तर प्रदेश बीजेपी की राजनीति को एक लाइन में समझना चाहते हैं तो वो लाइन है सरकार किसकी और संगठन किसका। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एकमात्र ऐसी बड़ी इकाई है जहां 2 शक्ति एवं समानांतर केंद्र चलते हैं। एक दिल्ली यानी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, दूसरा लखनऊ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली का मानना है कि 2024 में हार का एक बड़ा कारण सरकार और संगठन के बीच तालमेल या पीडीए की काट नहीं हम निकाल सके, जिसके लिए हमको ये परिणाम देखना पड़ा। जैसा दिल्ली चाहती थी, इसलिए दिल्ली एक ऐसा अध्यक्ष चाहती जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रति जवाबदेह हो, संगठन पर दिल्ली की पकड़ को मजबूत करे, एक ऐसा अध्यक्ष जो जरूरत पड़ने पर सरकार के लिए चेक एंड बैलेंस का काम भी कर सके, उपलब्धियों के संगठन के माध्यम से जनता तक ले जाए। अगर अध्यक्ष मुख्यमंत्री की दिशा अलग होगी तो टकराव बढ़ेगा, संगठन सरकार में अगर टकराव होगा तो फिर उसका खामियाजा 2027 में भरना पड़ेगा। अध्यक्ष बने वो सिर्फ पार्टी का चेहरा नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के रिश्ते, सियासी थर्मामीटर और पन्ना प्रमुख, यानी जो बूथ की कहानी है कि अपना बूथ सबसे मजबूत। तो आते हैं अब उन संभावित नामों की चर्चा करते हैं दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रहे। हम इन्हें खेमों में बांट सकते हैं। पहला खेमा ब्राह्मण चेहरे, इस दौड़ में सबसे आगे नाम चल रहा है। ब्राह्मण चेहरे की अगर हम बात कर लें तो पूर्व सांसद, छात्र राजनीति नहीं बल्कि एक है युवा संगठन एबीपी से जुड़े हुए हरीश द्विवेदी, जुझारू फायरब्रांड सुब्रत पाठक की बात कर लें, काफी करीबी माने जाते हैं। प्रदेश और देश में दोनों नेताओं की ठीक पकड़ है। दूसरा नाम अगर बात करें या तीसरे नाम की बात करें तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, मौजूदा समय राज्यसभा के सांसद है, लेकिन ये कूल है, अनुभव है, संगठनिक तौर पर गुजरात से लेकर के कई राज्यों के प्रभारी रहे और इन्होंने अच्छा काम किया है। दिल्ली लखनऊ के इनके मधुर संबंध है, शासन सरकार और संगठन चलाने का इनका अनुभव है, लंबे समय तक लखनऊ के मेयर रहे हैं। दिनेश शर्मा भी एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं। इस सवर्णों की मैं बात कर रहा। दूसरा खेमा ओबीसी चेहरे की बात करें, ओबीसी चेहरे में सबसे ज्यादा अगर मजबूती की बात कर लें, लेकिन अब उनका कद इतना बढ़ चुका है। डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, अभी आपने देखा होगा सह प्रभारी थे बिहार में, बाद में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। इनके बारे में चूंकि ये जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो सरकार ने प्रचंड जीत हासिल की। सांगठनिक अनुभव है, केंद्र सरकार चलाने का अनुभव है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री हैं, लोगों की पसंद है। लेकिन दिल्ली का जो एक पद है खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी भी रेस में ये हैं, क्योंकि एक जो वैचारिक तालमेल बैठाना है। दूसरी तरफ अगर हम कल्याण सिंह के बाद बीजेपी को कोई मजबूत वोट बैंक की बात कर लें तो एक नाम और तेजी से केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का भी पिछड़े समुदाय से आते हैं, दिल्ली में अच्छी पकड़ है। बीजेपी किसी गैर यादव ओबीसी को अध्यक्ष बनाकर 2027 के लिए एक बड़ा संदेश दे सकती है। तीसरा खेमा दलित चेहरे के नाम पर पूर्व सांसद, पूर्व विधान परिषद सदस्य, संगठन के पूर्व महामंत्री विद्यासागर सोनकर। चूंकि राजनीति में ये ऐसा नाम है जो निचले स्तर से लेकर के सबसे बड़ी अदालत लोकसभा में बड़े कम उम्र में चुने गए और इनका नाम, इनकी पकड़ सांगठनिक चुनाव में, लोगों के बीच में, गंभीर व्यक्ति में, पुराने नेताओं के नाम पर, सबको बैलेंस लेके चलने को लेकर सबकी पसंद, इनका नाम भी दलित चेहरे में सबसे आगे है, सांगठनिक तौर पर सबसे नंबर 1। ये मित्रों एक ऐसे 3 खेमे के बटे हुए लोग जिनके मैंने आपसे नाम पे चर्चा की। हर नाम के पीछे एक अलग रणनीति है, एक अलग संदेश छिपा हुआ। चलिए, क्योंकि योगी जी जिस तरीके से कुशल प्रशासक, एक कुशल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश साबित हुए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि 37 साल बाद उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार रिपीट की। फायरब्रांड नेता है, पूरे देश में उनकी डिमांड है। तो संगठन के तौर पर सरकार के साथ जो वैचारिक तालमेल होना चाहिए, दिल्ली के साथ जिनके संबंध अच्छे होने चाहिए, हस्तक्षेप दोनों तरफ का बर्दाश्त करके बीच का रास्ता निकाल करके 27 और 29 राह मजबूत कर सके, वो जिम्मेदारी
दिल्ली की पसंद, लखनऊ की पसंद, हरीश जी होंगे, धर्मपाल होंगे, बीएल वर्मा होंगे, विद्यासागर सोनकर जी होंगे। हम नामों पर चर्चा कर रहे हैं, क्यासों पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ संगठन नेताओं से मेरी इस मुद्दे पर बात भी हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। संगठन सरकार के साथ बैलेंस, जातिगत आंकड़े पीडीए का जवाब और उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है विधानसभा सीटों के हिसाब से और लोकसभा सीटों के हिसाब से। दोनों हिस्सों में यूपी की राजनीति की जो गर्मी 2027 तक बढ़ने वाली है या बढ़ेगी, उसका जो ड्राइवर होगा, जो इंजन को लेके आगे जाएगा, जो फ्रंट फुट पर बैटिंग करेगा, वो होगा प्रदेश अध्यक्ष। तो सवाल उठता है आखिर होगा क्या। मेरी नजर में बीजेपी इस बार एक हाइब्रिड मॉडल अपना सकती है। वो एक ऐसा चेहरा चुनना चाहेगी जो कई मामलों में खरा उतरे। ओबीसी, ब्राह्मण समुदाय, दलित समुदाय और संगठन के साथ संगठनिक अनुभव बहुत मायने रखता है, जो ताकि 2024 की गलती, जिसकी नाउम्मीद थी 273 का फिगर नहीं पार हो सका, 240 पे रुकना पड़ रहा, और दिल्ली में गठबंधन की सरकार, गठबंधन की मजबूरियां, चाहे नायडू के साथ हो, चाहे वो बिहार के 10वीं बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो, ये दंश मोदी और अमित शाह को जरूर बुरा लगता होगा, जरूर चुभती होगी ये पिंच। चौथा कोई एंगल मित्रों दिखता नहीं, इन्हीं तीनों एंगल पर और इन्हीं 4-5 नामों से प्रदेश अध्यक्ष चुना जाना तय है। यूनाइटेड भारत की टीम ने इस पे काम किया है, ब्यूरो ने काम किया है, प्रदेश और देश के पत्रकार साथी जो लंबे समय से यूनाइटेड भारत साथ जुड़े, उनकी अपनी एक समीक्षा है जो आपके सामने हमने पेश की। लेकिन फिर कहना चाहेंगे 2027 की फतह एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए मुझे लगता है जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर की कश्मीर से कन्याकुमारी पार्टी बड़ी हो चुकी है, 19, 20, 22 राज्यों में सरकारें हैं, तो उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसके लिए बड़ी चुनौती होती है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश की है कि 17 से लेकर के 27 आने वाला है। वो प्रदेश अध्यक्ष क्या उस चुनाव अपने कंधे पर पार्टी को पुनः मजबूत और प्रेजेंट जी, चूंकि विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका 24 के परिणाम में, खासकर अखिलेश यादव और राहुल दोनों लोगों को बहुत मजबूत किया है। और मुख्य विपक्षी के रूप में अखिलेश यादव पीडीओ को लेकर चल रहे हैं। संविधान की चर्चा आपने सुनी होगी, सुन ही रहे हैं, समय सदन चल रहा, वॉकआउट से लेकर के बाकी सारी बातें। तो मित्रों, आपका इस चर्चा पर आपके कमेंट्स, आपकी राय, आप इसको देखें, पढ़ें और अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, सहयोग करें, वो आप कर ही रहे हैं। आभार आपका, धन्यवाद। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार।